दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में बन रही गिरावट। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विस को बहुत सारे ट्रिगर एक साथ मिलने वाले हैं आने वाले समय में। एक तरफ तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी अगले महीने से लार्ज कैप का हिस्सा बनेगी और साथ में अगर आप देखें तो कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा भी बनेगी और साथ में कंपनी और भी कुछ बड़े फैसले ले रही है जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो क्या इस समय हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए? क्योंकि यह देख सकते हो कि इस समय इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है जो आगे जाके सीआईसी बनेगी। तो यह इसकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है। तो क्या इस मौके का फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या वाकई में यह स्टॉक 4 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 71,355 के स्तर पे क्लोजिंग थी जहां पे 670 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी 0.93% की गिरावट थी बीएसई सेंसेक्स में। काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और देख सकते हो कि बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट उससे ज़्यादा थी। 10,425 के स्तर पे 110 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.05% गिरा बीएसई फाइनेंशियल सर्विस। तो लगातार गिरावट का माहौल था और उसके पीछे ग्लोबल रीजन थे। सुबह ही माहौल निगेटिव बन गया था और उसके बाद में देखें तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। लेकिन इसके बीच में जो चौंकाने वाली खबर है कि आज एफआईडीआई दोनों ही बाजार में खरीदार थे। सबसे पहले एफआई की बात कर ले तो आज 10,246 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 10,230 करोड़ का उन्होंने अपना माल बेचा है। तो वो जो इस समय 16.03 करोड़ के प्योर बायर थे, तो ये बड़ी अमाउंट तो नहीं है, लेकिन ये बात अच्छी है कि उन्होंने खरीदारी की है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार खरीदारी करें। वैसे इस नए साल में उन्होंने 2 बार बिकवाली की है। 1 जनवरी को उन्होंने 855 करोड़ की बिकवाली की थी और 3 जनवरी को उन्होंने 666 करोड़ की बिकवाली की थी। लेकिन वैसे भी अगर आप देखें तो अभी फिलहाल उन्होंने 3,306 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कह सकते हैं कि अभी भी एफआई बाजार में खरीदारी कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ डीआई बाजार में बिकवाली लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज इस गिरते बाजार में उन्होंने खरीदारी करके ये साबित किया है कि डीआई बाजार में इतने बड़े बिकवाल अभी भी नहीं है। आज देख सकते हो उन्होंने 9,837 करोड़ की नई खरीदारी की, सामने 9,681 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 155 करोड़ पॉजिटिव है, जबकि वो 2 तारीख से ही लगातार बिकवाली कर रहे थे और 5 तारीख को तो उनकी बिकवाली बहुत ज़बरदस्त थी। करीब 3,497 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया। लग रहा था कि डीआई बाजार में ज़बरदस्त बिकवाली करेंगे, लेकिन आज जिस तरह से गिरते बाजार में उनकी तरफ से पॉजिटिव खरीदारी हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा शुभ संकेत है बाजार के लिए। और आज एफआईडीआई दोनों ही खरीदार थे, भले ही बाजार में गिरावट हुई हो, तो इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बिकवाली हुई है। वैसे इस साल नए साल में डीआई ने 7,140 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो साल की शुरुआत में उन्होंने 410 की खरीदारी की और आज फिर से की है। ये बाजार के लिए अच्छी बात है, मतलब बाजार अभी भी बड़ी गिरावट के लिए तैयार नहीं है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 246 पर, शानदार पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी 243 पर फ्राइडे के दिन। इंट्राडे में 246 का ही हाई बना, लेकिन जो लो है वो 240 का है, यानी दबाव में स्टॉक काफ़ी नीचे आया। अंत में 242 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.47% की गिरावट थी, यानी आधा % के आसपास की गिरावट। तो कोई बड़ी गिरावट नहीं थी क्योंकि बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट 1% से ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 जनवरी को स्टॉक 234 के आसपास था, जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी। 2 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 235 के आसपास रही, जहाँ पे 0.3% की फिर से तेजी बनी। और 3 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 234 के आसपास रही, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। लेकिन 4 जनवरी की अगर बात करें तो क्लोजिंग 241 के आसपास रही, जहाँ पे 2.9% की हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। और 5 जनवरी को स्टॉक 243 के आसपास आया, जहाँ पे 0.9% की तेजी बनी। तो फिलहाल इस नए साल में सिर्फ एक दिन यानी 3 जनवरी को ही बिकवाली हुई थी और उसके बाद में आज फिर से थोड़ी सी बिकवाली बगी। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन अच्छा ही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस में लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस को लार्ज कैप में जगह मिल चुकी है और अगले महीने से वो इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगा। तो इसके पीछे वजह इसका मार्केट कैप और इस लिस्ट में जो कंपनियां शामिल हुई है
उस 109 कंपनियों के अंदर सबसे ऊपर जियो फाइनेंशियल सर्विस है, जिसका मार्केट कैप 1,53,337 करोड़ के आसपास है। सेकंड जो नंबर है वो है पीएफसी का, जिसका मार्केट कैप 1,33,836 करोड़ का है। और आईआरएफसी तीसरे नंबर पे, जिसका मार्केट कैप 1,32,319 करोड़ के आसपास है। और 4 नंबर पे मैक्रोटेक डेवलपर्स है, जिसका मार्केट कैप 1,05,947 करोड़ के आसपास है। फिर पॉलीकैब इंडिया, जिसका मार्केट कैप 81,190 करोड़ का है। फिर आरईसी लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 1,14,769 करोड़ के आसपास है। और श्रीराम फाइनेंस, जिसका मार्केट कैप 80,790 करोड़ का है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मार्केट कैप 91,914 करोड़ के आसपास है। और इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसका मार्केट कैप 83,397 करोड़ के आसपास है। तो ये सबसे ज़्यादा इसका मार्केट कैप था और इसीलिए लार्ज कैप में जगह मिली है। ये दूसरी कंपनियों के मुकाबले बहुत मजबूत लग रही है। और अब देख सकते हो कि अगले महीने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी ये हिस्सा बन जाएगी और मार्च महीने से उस इंडेक्स का ये हिस्सा बनेगी। तो देख सकते हो कि इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होगा तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर करीब $66 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ जाएगा पैसिव इनफ्लो फंड के माध्यम से, और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो एक तरह से इसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तरफ तो रिजल्ट भी हमारे सामने होगा और साथ में यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बनेगी, लार्ज कैप में भी शामिल होगा, तो फिर प्राइस तो बढ़नी ही बढ़नी है। और इसीलिए इस समय बहुत अच्छा मौका है कि इस समय आप खरीदारी करके बैठ जाए। आने वाले समय डेफिनेटली ये आपको स्टॉक मालामाल करेगा ही करेगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी एनबीएफसी है इस समय प्रेजेंट में, लेकिन वो सीआईसी बनना चाहती है। इससे बहुत सारा फ्रीडम मिल जाएगा बिजनेस करने को इनको, और आरबीआई के पास इसकी अप्रूवल मांगी गई है। अब आप देख सकते हो उसके बाद में ये कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। अलग अलग डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी, जिसमें म्यूचुअल फंड का बिजनेस मुख्य है, जिसके लिए इन्होंने देख ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप कर ली है। और साथ में अगर आप देखें तो इंश्योरेंस के बिजनेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे कंपनी। ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस में तेज़ी की संभावना बनेगी ही बनेगी। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। नवंबर के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पे 11,206 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ फंड ने 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट टैक्स प्लान ग्रोथ ने भी यहाँ पे अलग से 5,614 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रेगुलर फंड ने 6,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट एक्टिव फंड ने 6,681 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट मेंटल फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी 1,228 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड ने 2,457 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा क्वांट मल्टी एसेट फंड ग्रोथ ने 1,100 करोड़ का आसपास इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल फ्लैक्सी कैप फंड रेगुलर प्लान ने 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ ने 1,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा कैनरा रिबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड ने 9,670 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया एल्स टैक्स सेवर फंड ने 2,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 5,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा कैनरा रिबेको एल्स टैक्स सेवर रेगुलर पे आउट इनकम डिस ने 6,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम लार्ज कैप फंड ने 3,142 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और सुंदरम फ्लैक्सी कैप फंड ने 2,094 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये क्लियरली समझ सकते हो इसमें है क्वांट फंड ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। नंबर 1 पे है निवेश के मामले में। और उसके बाद में अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल ने काफ़ी शानदार खरीदारी की है और सुंदरम फ्लैक्सी कैंड की भी अच्छी खासी खरीदारी है। तो ये कुछ बड़े म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने लेटेस्ट में काफ़ी अच्छी खरीदारी की और ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करिए। आने वाले 5 से 10 सालों में स्टॉक 4 डिजिट में आराम से जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी संभावना इसके साथ पॉजिटिव बनी हुई है। ऐसे में इसको कोई रोक नहीं पाएगा। बिजनेस जिस तरह से बढ़ेगा इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो निवेश आपको इस लेवल पे करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।